ये वीडियो पहले YouTube से हटा दिया गया था। किसी ने कोशिश की इस सच को दबाने की, लेकिन सच को कोई छुपा नहीं सकता, इसलिए हम इसे फिर से रीअपलोड कर रहे हैं ताकि वो बात हर एक तक पहुंचे जो आपसे छीन ली गई थी। देखो, समझो और खुद फैसला लो। दोस्तों, आपने कभी एनाकोंडा प्लान के बारे में सुना है? 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान नॉर्थ ने साउथ को चारों तरफ से घेर लिया था। साउथ के सारे ट्रेड राउट्स बंद कर दिए गए थे, जिससे उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और आखिरकार साउथ को सरेंडर करना पड़ा। आज ठीक वैसी ही स्ट्रैटेजी चीन ने इंडिया के खिलाफ अपनाई है, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि कंप्लीट मिलिट्री घेराबंदी है। सोचिए, जब आपके घर के चारों तरफ दुश्मन खड़े हों तो आप क्या करेंगे? ये कहानी शुरू होती है 1962 से, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ और इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने देखा कि चीन ने इंडिया को कितनी आसानी से हरा दिया। उसी वक्त पाकिस्तान के दिमाग में एक बात बैठ गई, अगर चीन इंडिया को हरा सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन चीन बहुत चालाक था। उसने पाकिस्तान को सिर्फ दोस्ती नहीं दी, बल्कि उसे पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर कर दिया। 1965 की इंडिया पाक वॉर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए। पाकिस्तान को लगा कि चीन उनका सच्चा दोस्त है, लेकिन असल में चीन एक प्रॉक्सी स्टेट तैयार कर रहा था। 1971 में जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान टूट गया तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, हम घास खाकर भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, और चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी ताकि वो इंडिया से कभी न डरे। आज पाकिस्तान की 70% मिलिट्री इक्विपमेंट चीन से आती है। JF-17 फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर वेपन्स के क्रूशल पार्ट्स, सब कुछ चीन देता है। सबसे खतरनाक बात, ग्वादर पोर्ट अब चीन के पास है, वो भी 40 साल की लीज पर। अब सुनिए बांग्लादेश की कहानी। इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 4000 सैनिक खो दिए, लेकिन आज बांग्लादेश चीन की गोदी में बैठा है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड ज़्यादा दिन नहीं चला। 1975 में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई और फिर शुरू हुआ कूप्स का सिलसिला। चीन ने इस इंस्टेबिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने बांग्लादेश को ये यकीन दिलाया कि इंडिया एक रीजनल बुली है, लेकिन चीन एक इक्वल पार्टनर है। 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आईं तो चीन ने उन्हें एक इरेजिस्टिबल ऑफर दिया, हम बांग्लादेश को मॉडर्न बनाएंगे। चीन ने 38 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट दिया। बांग्लादेश के 40% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीन के हाथ में हैं। पैडमा ब्रिज, बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, चीन ने ही फंड किया। और अब सबसे खतरनाक बात, चीन ने बांग्लादेश को सबमरीन्स दे दी हैं, टाइप 035G सबमरीन्स, जो इंडिया के ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए सीधा खतरा हैं। आज वहां चाइनीज नेवल बेस की रूमर्स हैं। अगर ये सच है तो बे ऑफ बंगाल में चीन का परमानेंट एक्सेस बन जाएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका की। साल 2005 में श्रीलंका में सिविल वॉर चरम पर था। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन रीजन से तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया था। इससे श्रीलंका की गवर्नमेंट इंडिया से नाराज थी। इसी मौके का फ़ायदा चीन ने उठाया। उस वक्त चीन के प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे से कहा, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। चीन ने उन्हें एडवांस्ड वेपन्स, फाइटर जेट्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। इसके बाद चीन ने ऑफर दिया, हम आपके लिए हम्बनटोटा पोर्ट बनाएंगे, लेकिन लोन टर्म्स इतने खतरनाक थे कि श्रीलंका कभी उसे चुका ही नहीं पाया। 2017 में चीन ने अल्टीमेटम दिया, लोन नहीं चुका सकते तो पोर्ट हमें दे दो। आज हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का रोल है। चाइनीज सबमरीन्स वहां रेगुलरली डॉक करती हैं। अब म्यांमार की कहानी सुनिए। 2021 तक म्यांमार में डेमोक्रेसी थी। नोबेल प्राइज विनर आंग सान सू की गवर्नमेंट थी, लेकिन चीन को ये पसंद नहीं था क्योंकि वो इंडिया और वेस्ट से नज़दीकियां बढ़ा रही थीं। चीन चाहता था कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बे ऑफ बंगाल तक सीधी पहुंच हो। फरवरी 2021 में वहां मिलिट्री कू हुआ और चीन ने इसे सिर्फ इंटरनल मैटर कहकर चुप्पी साध ली। आज म्यांमार की मिलिट्री को हथियार कौन दे रहा है? चीन। उनके ऑयल और गैस का बायर कौन है? चीन। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाली लोग भारत में काम करते हैं, हमारी करेंसी चलाते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता था, लेकिन चीन ने वहाँ भी जहर घोल दिया। नेपाल के नेताओं के दिमाग में डाला कि भारत आपको छोटा भाई समझता है,
जबकि चीन आपको बराबरी का पार्टनर मानता है। ट्रांस हिमालयन रेलवे जैसी टेम्पटिंग ऑफर्स दी गईं। 2020 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने भारत के खिलाफ बेहद अग्रेसिव बयान दिए। आज नेपाल की 65% हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में चीनी पैसा है। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच इंडिया का नेचुरल एलाई था, लेकिन 2013 में जब वहां नई सरकार बनी, चीन ने उन्हें टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सपने दिखाए। चाइना ने वहां ड्यूअल यूज फैसिलिटीज बनाई हैं, दिखने में सिविलियन लेकिन आसानी से मिलिट्री यूज के लिए कन्वर्ट हो सकती हैं। अफगानिस्तान की कहानी भी सुन लीजिए। अगस्त 2021 में जब अमेरिका वहां से गया तो चीन ने तुरंत तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए। वहां के लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स अब चीन के रेडार पर हैं। अगर आप आज का मैप देखें तो समझ में आएगा, चीन ने भारत को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में खुद चीन, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव और हिमालय में नेपाल। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक के बाद एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पर्ल्स यानी मिलिट्री बेसेस, जिनसे चीन ने इंडिया को घेर रखा है। ग्वादर से लेकर हम्बनतोटा तक, क्योक्यू से जिबूटी तक चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन में घूम रही हैं। और सबसे खतरनाक बात, इंडिया के सारे पड़ोसी अब चीन पर इकोनॉमिकली डिपेंड हो गए हैं। इतिहास में एक और फेमस एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी थी, श्लीफन प्लान। जर्मनी ने फ्रांस और रशिया को एक साथ हराने के लिए दो तरफा लड़ाई की सोची थी, लेकिन वो फेल हो गया। चीन ने यही स्ट्रैटेजी इंडिया के खिलाफ अपनाई है। इंडिया को ये खतरा बहुत लेट समझ आया। हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव थी और चीन ने इस वीकनेस का फायदा उठाया। अब इंडिया कोशिश कर रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, साउथ ईस्ट एशिया से टाइज मजबूत करने के लिए क्वाड अलायंस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी, बीएमस्टेक, बे ऑफ बंगाल देशों के साथ कोऑपरेशन। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। चीन को 20 साल की हेड स्टार्ट मिली है। पड़ोसी देश इंडिया से नाराज हैं और चीन पर निर्भर हो गए हैं। इंडिया को अब एग्रेसिव डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। हमें मल्टी फ्रंट मिलिट्री कैपेबिलिटी भी तैयार करनी होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है वक्त। अभी भी समय है अगर हम स्मार्ट मूव्स करें। तो दोस्तों, क्या इंडिया इस घेराबंदी से बाहर निकल पाएगा? क्या ये खेल खत्म हो चुका है या अब भी उम्मीद बाकी है? कमेंट में बताइए, इंडिया की सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे ज़रूरी पड़ोसी कौन है? आपको क्या लगता है?